वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट की एक और लेक्चर में स्वागत है आपका। तो आज अपने नेक्स्ट इन्वायरमेंट के लेक्चर पे बढ़ते हैं, चूँकि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 351 कह रहा है ऑयल जैपर क्या होता है। व्हाट इज़ ऑयल जैपर? एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर रेमिडिशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल्स, टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द एक्सीडेंटली कॉज फ्लेम्स फ्रॉम ऑयल वेल्स। यानी तेल के कीचड़ और तेल रिसाव के उपचार के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक और तेल के कुओं में गलती से लगी आग को नियंत्रित करने की तकनीक। तो इसमें देखिए पहला वाला सही हो जाएगा। जो आप बायो रेमिडिएशन पढ़ते हैं ना, जैसे समुद्र में क्या होता है ना, वो जब ऑयल स्पिल्स होता है नदियों में, मतलब समुद्र में पानी जो होता है उसमें तेल जब लाते हैं तो गिर जाता है ऊपर, तो उसको हटाने के लिए जिस बैक्टीरिया का यूज़ करा जाता है बायो रेमिडिएशन प्रोसेस के थ्रू, उसको ऑयल जैपर बोला जाता है ना। इको फ्रेंडली तरीका ये, तो ऑप्शन ए सिर्फ इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 352। गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट टू मैन्योर इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है? गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वनावरण विश्व के किस देश में? विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? रशिया में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? रूस या रशिया में। इसके बाद है राष्ट्रीय वन नीति डैश को भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 1/3 हिस्से को वन या वृक्ष आच्छादन के तहत लाने के लिए लाया गया था। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी डैश वॉज लॉन्च टू ब्रिंग अ मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ इंडियाज टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर। तो ये कब आया था? इसको लाया गया था 1988 में। कब लाया गया था? 1988 में। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखनी चाहिए इसको। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव नेशनल सोलर मिशन, यानी जो राष्ट्रीय सौर मिशन है उसका उद्देश्य क्या था? स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी प्रमोट यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों बिजली को बढ़ावा देना, प्रमोट बोथ ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड पावर। बिजली उत्पादन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को कम करना, रिड्यूस द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू पावर जनरेशन। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तीनों ही सही है भाई, है ना, इसके भी तीनों सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं 356 क्या कह रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष प्रायोजित राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत करी थी? इन विच ईयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लॉन्च द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो ये कब चलाया था इन्होंने चलाया था इसको 2001 को। कब चलाया था? 2001 में। ठीक है, अगला है 357। इनमें से गलत कथन बताना है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विकिरण प्रदूषण प्राकृतिक पृष्ठभूमि में पाए जाने वाले विकिरण में वृद्धि के कारण होता है। रेडिएशन पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन रेडिएशन फाउंड इन नेचुरल बैकग्राउंड। द मोस्ट टेरिबल एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन वॉज चेरनोबिल डिजास्टर इन USSR 1986। तो इसमें कौन सा सही होगा? सही नहीं, गलत बताना। तो कोई गलत नहीं है, दोनों सही हो जाएंगे, ये ज़रूर याद रखना। चेरनोबिल जो डिजास्टर आया था वही यूक्रेन में कह सकते हो, USSR का पार्ट सब 1986 में। फिर कह रहा भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? गवर्नमेंट कौन सा? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये कौन से आर्टिकल में? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, आर्टिकल 253। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 253। ठीक है, और आर्टिकल 253 देखिए यही कहता है, मतलब जो हमारी संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसको पावर देता है कानून बनाने की, इम्प्लीमेंट करने की, इंटरनेशनल ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो, कन्वेंशन हो, है ना, जो पूरे देश में लागू होंगी। आर्टिकल 253 जरूर याद रखो। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? एक तो कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मिनमाता कन्वेंशन ऑन मर्करी और यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तीनों ही के लिए काम करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना किसको दी गई है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब शुरू करी गई थी ये बताना है आपको। तो इसकी शुरुआत 1992 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1992 में। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये तो बच्चे को भी पता होगा भाई कि पहले से ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मीजोस्फेयर आता है, उसके बाद आपका जो है आइनोस्फेयर आता है, यानी ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले आता है।
पर्यावरण में विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वॉज हेल्ड? तो ये कब हुआ था? रियो में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहद आसान। तो रियो अर्थ समिट पता होगा आपको, 1992 में हुआ था। ठीक है, चलिए 363 नंबर देख लेते हैं। गंगा एक्शन प्लान के संदर्भ में गलत बताना है कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू गंगा एक्शन प्लान? दिस वॉज द फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान। ये पहली नदी कार्य योजना थी। और दूसरा, द एक्शन प्लान वॉज ब्रॉट आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1987। तो ये 1987 में नहीं, 1986 में आया था ये। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी ठीक है। और इस पर्पज वॉज टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट फ्रॉम एंटरिंग द रिवर, यानी औद्योगिक रसायन कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना। तो बस दूसरा गलत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किस वर्ष नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था? इन विच ईयर नमामि गंगे प्रोग्राम वॉज लॉन्च एज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन फॉर द कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा 2014, जब मोदी जी की सरकार आई थी। अगला है, इनमें से गलत बताना है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसमें से गलत कौन सा है? राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना 2016 में हुई। वर्ष 2010 में सफाई अभियान शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जब दहन अपर्याप्त वायु में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय बनता है। व्हेन कंबंशन अकर इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, क्या बनता है भाई? तो इसमें बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है? देखिए, जब भी मतलब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह क्या बन जाएगा? CO बन जाएगा, CO2 की जगह। कुमारी कृषि किस क्षेत्र में होती है? कुमारी एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट इन केरल, साउथ ईस्ट राजस्थान, बुंदेलखंड डिवीजन या नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो देखिए, इसका केरल में जो पश्चिम घाट और पर्वतीय क्षेत्र है उस वहाँ पे हिली रीजन जो वेस्टर्न घाट केरल में, उसको कुमारी यहाँ पे बोला जाता है, जो एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, वालरे कृषि का संबंध भारत की किस भूमि से है? ये आपको बताना होगा। वालरे एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो इनमें से बताइए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट राजस्थान, उड़ीसा या साउथ इंडियन स्टेट? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट राजस्थान। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अगला कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या तीनों? तो देखिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए तीनों ही जिम्मेदार हैं। और ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो हमें किससे बचाती है? हार्मफुल UV रेस से बचाती है, नहीं तो स्किन कैंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, और ओजोन की जो थिकनेस होती है वो किस में मेज़र करते हैं हम लोग? डॉप्सन यूनिट में मेज़र करते हैं। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन डिप्लीशन के लिए ही हुआ था। अगला है, जैसे ओजोन लेयर कहाँ पे है? तो अभी बताया ना, स्ट्रेटोस्फेयर में है ये। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सतह स्तर पर ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। ओजोन इज हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट एट सरफेस लेवल। ऊपरी समताप मंडल में O3 की मात्रा प्रचुर होती है, यानी अबेंडेंट है अपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और द मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज CFC। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओजोन देखिए, इस द मेन नहीं, सॉरी, स्टेबल नहीं होती ओजोन, ये होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बाकी तीनों तो बिल्कुल सही है ही। इसमें फिर बताना है, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत के क्षय का प्रभाव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? तो देखिए, सबसे पहले स्किन कैंसर को कॉज करती है, मोतियाबिंद भी हो सकता है जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं, सनबर्न हो जाता है और डैमेज टू फिश प्रोडक्शन। चारों ही सही है दोस्तों, बिल्कुल इसको। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस वर्ष इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान विकसित और लॉन्च किया, जो विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम है? इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान विच इज इन द लाइन विद द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे। और वर्ल्ड ओजोन डे हम लोग मनाते हैं कब? 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी याद रखना। तो ये 2021 का है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाम से ही पता चल रहा है, नाम था वर्ल्ड ओजोन 2001 पर लॉन्च किया था 2019 में। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाता है? ये बताया मैंने आपको, 16 सितंबर को मनाते हैं। इसके बाद किस वर्ष भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी जिसमें मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था? तो ये भी मैं अभी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 3 दिसंबर 1984। इसी के बाद जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी 1986 में सरकार लाई थी।
शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का विकास पहली बार कहाँ हुआ, ये भी हम लोग कई बार कर चुके हैं। कर्नाटका में जीरो बजट फार्मिंग की शुरुआत हुई थी। जीरो बजट फार्मिंग का मतलब किसी तरह का पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, है ना, हैवी टेक्नोलॉजी, ये सब बिना यूज़ किए हुए एकदम नेचुरल तरह से फार्मिंग करना। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करा गया था, तो ये 5 जून 1973 को पहला इन्वायरमेंट डे मनाया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक संगठक का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, माउंटेन, रिवर, रॉक या प्लांट्स। अबायोटिक मतलब जिसमें क्या ना हो, जान ना हो जिसमें, है ना, तो बहुत ही आसान हो गया भाई। आप देखो पर्वत, रिवर, रॉक्स, ये सभी हो गए। प्लांट तो भाई रेस्पायर करते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, बाकी ये सब अबायोटिक होते हैं। ठीक है, चलिए। पर्यावरण में किस प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण क्या कहते हैं, what आर द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट कॉल। तो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी स्पीशीज की क्या कहलाती है, निकेत या नीच कहलाती है ना, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक आसान शब्दों में कहें, एक स्पेसिफिक रोल है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके इकोसिस्टम में क्या है। भाई देखो ना, जैसे शेर का क्या रोल है, हिरन का क्या रोल है ना, तो ऐसे ही सबकी इकोलॉजिकल नीच अलग अलग है। ह्यूमन की अलग है, लायन की अलग है, बर्ड की अलग है, जिराफ की अलग है, सबकी इकोलॉजिकल नीच है ना, उसी को बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था, विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 1983 टू स्टडी द एनवायरमेंट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए आया था ब्रुटलैंड कमीशन। कौन सा आया था, ब्रुटलैंड कमीशन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 में इसके लिए आया था ब्रुटलैंड कमीशन। ठीक है, चलिए 381 देख लेते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था, चिपको मूवमेंट वॉज बेसिकली अगेंस्ट वाटर पोल्यूशन के, नॉइज पोल्यूशन के, डिफॉरेस्ट्रेशन, एयर पोल्यूशन। तो देखिए आपको पता होगा जब पेड़ काटे जा रहे थे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह में बहुत सारे, है ना, उत्तराखंड में से शुरू हुआ था ये 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा की लीडरशिप में चिपको मूवमेंट। सब लोग पेड़ों से चिपक जा रहे थे कि पेड़ नहीं काटने देंगे। आज भी उसी की ज़रूरत ही है। पेड़ देखिए काट दिए तो आज कितनी गर्मी हो रही है। पेड़ों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में। 1730 में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध बिश्नोई आंदोलन शुरू किया गया था, बिश्नोई मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1730। तो इसके लिए कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था, कटिंग ऑफ ट्रीज के लिए। ये राजस्थान की कम्युनिटी है जो बिश्नोई कम्युनिटी है ना, लॉरेंस बिश्नोई वाली, उसी ने शुरू करा था इसको। नदी का जल प्रदूषण किसमें मापते हैं, वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड इन। तो ये आसान प्रश्न है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन घुला हुआ है उस नदी में, उससे पता चल जाता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है यानी वाटर एकदम प्योर है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है यानी वाटर पोल्यूटेड है। क्योंकि देखिए सूर्य की किरणें जितनी ज़्यादा पानी के अंदर पेनिट्रेट करेंगी उतना ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और वो तभी कर पाएंगे जब पानी साफ होगा, है ना। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मोस्ट हाउस होल्ड केमिकल पॉल्यूशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा केमिकल पॉल्यूशन होता है बर्निंग ऑफ कोल से, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ये बताना है 385 में आपको। मेथिल आइसोसाइनेट एसिड रेन कॉज करता है, ओजोन डिप्लीशन की वजह से स्किन कैंसर होता है, फ्लोराइड पोल्यूशन की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से दांत खराब होते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है भाई, मतलब पहला ही दूसरा सही है सिर्फ, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन होगा तो स्किन कैंसर हो जाएगा। और मेथिल आइसोसाइनेट इसकी वजह से क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, है ना। वो मेथिल आइसो, फ्लोराइड पोल्यूशन की वजह से दांत खराब होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है, जेट फ्लो इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वेदर फ्रंट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, पीरियोडिक वाटर मूवमेंट या लैंडस्लाइड विंड। जेट प्रवाह भाई क्या है, जेट स्ट्रीम आपने सुना होगा ना, तो ये एक वायुमंडलीय प्रदूषण है। जेट फ्लो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है ये, है ना, जेट स्ट्रीम नहीं है, जेट फ्लो है ये। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण है, तो ये तो अभी मैंने बताया ना, बर्निंग ऑफ कोल, है ना, जो सबसे ज़्यादा कोल बर्न करा जाता है उससे ही होता है। निम्नलिखित में से कौन से रेडियोधर्मी प्रदूषण के मानव निर्मित संसाधन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कॉस्मिक रेडिएशन या टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक बम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए पहला और तीसरा, एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटॉमिक बम की टेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट और प्राइमरी पोल्यूटेंट, पहले चीज़ तो इसमें अगर आपको अंतर नहीं पता है तो आप बता ही नहीं पाओगे, नाम से पता चल रहा है ना, प्राथमिक और द्वितीयक। जैसे पैन, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। प्राइमरी मतलब जो जिसका सोर्स वही हो, सेकेंडरी मतलब जो पहले, जैसे मान लो
गाड़ी है, गाड़ी पहले क्या करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह निकालती है, फिर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, फिर स्मोक बनता है, तो ये सेकेंडरी हुआ, है ना। प्राइमरी जिसका सोर्स सिर्फ एक सिंगल सोर्स है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट निकलता है भाई, है ना, जैसे वॉल्केनो वगैरह से डायरेक्ट निकला, एसिड रेन कॉज करता है। अब ओजोन है, आपको पता है जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, जब ये अनस्टेबल हो जाती है, एक बॉन्ड छोड़ देती है, तो दूसरे ऑक्सीजन के बॉन्ड के साथ मिलकर ओजोन बना लेती है ना। तो द्वितीयक है, प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी सोर्स है उसका वहीं से निकल रही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नॉक नी संलक्षण उत्पन्न होता है, नॉक नी सिंड्रोम अकर। नॉक नी सिंड्रोम कहाँ पे होता है, ये होता है फ्लोराइड कंटेमिनेशन की वजह से। किसकी वजह से होता है नॉक नी सिंड्रोम, फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। अगला है कम घनत्व वाली पॉलीथीन से प्लास्टिक थैलियाँ बनती हैं जो वास्तव में कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। अम्लीय वर्षा और प्रदूषकों को शुष्क संग्रह जो धरती के तल पर किया गया वो मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन मेक प्लास्टिक बैग दैट नेवर रियली गॉट डिस्ट्रॉयड, और एसिडिक रेन एंड ड्राई कलेक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट हैव बीन कैरीड आउट ऑन द अर्थ सर्फेस कॉन्ट्रीब्यूट टू सॉइल पॉल्यूशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपका दोनों ही, ठीक है। अगला देखते हैं 393 क्या कह रहे हैं। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेंजेस इन कम्युनिटी और स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स आर कॉल्ड एज इफेक्ट। यानी दो पर्यावासों की सीमा पर समुदाय या समष्टि की संरचना में होने वाले परिवर्तन को कोर प्रभाव कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं। अब टू हैबिटेट मतलब ऐसे समझ लो जैसे ये वाटर है और ये लैंड है ना, दो अलग अलग हैबिटेट है, तो एज इफेक्ट मतलब ऐसे समझ लो जैसे कछुआ है ना, लैंड से पानी में जाएगा तो एज इफेक्ट क्या हो गया, दोनों की तरफ जा रहे हैं ना, बाउंड्री पे। और द एरिया वेयर लिविंग बीइंग रिसाइड एंड मूव्स ऑन अ डेली और पीरियोडिक बेसिस नोन एज होम रेंज, है ना। तो यानी वह क्षेत्र जहाँ कोई जीव दैनिक अवस्था में रहता है भाई, निवास करता है, उसको गृह प्रवास कहेंगे। आसान है, दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, अब ये थोड़ा ध्यान से इसको स्टेटमेंट को पढ़िएगा, गलत बताना है इसमें। कोरल्स आर वर्टिब्रेट्स दैट लिव इन हार्ड शेल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। तो यही गलत हो गया, कोरल वर्टिब्रेट्स होते ही नहीं है ना। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड शेल में रहते हैं, ये सही था। कोरल्स आर फाउंड एट शैलोअर डेप्थ बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन एट हायर डेप्थ। ये सही है कि प्रवाल जो है कम गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर जाएंगे तो सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन कमी होगी तो ग्रो नहीं करेंगे। कोरल के लिए टेम्परेचर चाहिए 20 से 21 डिग्री और ट्रॉपिकल सीज में ही ये ज़्यादातर पनपते हैं। और सैलिनिटी 32 से 40%, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछने जाने के चांसेस बहुत हैं, ज्योग्राफी में भी और इसमें भी, ठीक है। ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखना। अब इसमें फिर स्टेटमेंट वाला है, गलत पहचानना है आपको, यहाँ पे कौन सा गलत है। 395 में कह रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए बीओडी पहले समझ लीजिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि जिस भी नदी का बीओडी ज़्यादा होगा यानी वो पल्यूटिंग है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा कर रही है, और जिसकी ऑक्सीजन डिमांड कम है यानी वो एकदम साफ है। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर, किसमें, मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ये ठीक है। अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज मेजर्ड थ्रू बीओडी, ये भी सही हो जाएगा। बीओडी इज मोस्टली यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। बीओडी का उपयोग कहाँ करते हैं, जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है वहीं पे। हाई लेवल ऑफ बीओडी मीन्स दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर रिक्वायर लिटिल ऑक्सीजन टू बिकम, यानी बीओडी अगर ज़्यादा है, बीओडी अभी क्या है, ज़्यादा है, यानी जल में बड़ी मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए थोड़ी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये गलत है। थोड़ी नहीं, बीओडी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, है ना। ये बताया ना, बीओडी ज़्यादा का मतलब है पॉल्यूशन ज़्यादा है, पानी में जो है गंदगी ज़्यादा जमी है तो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही है, सनलाइट नहीं पेनिट्रेट करेगी तो ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगी, है ना, तो ये गलत है। अगला फिर स्टेटमेंट वाला सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िए फिर से स्टेटमेंट को आप। कह रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। दिस कॉन्सेप्ट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय कोफी आनन, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। It had been formally launched on 5 June 2001, coinciding with Environment Day. It has divided the ecosystem service mainly into 3 categories: provisioning of service, supporting service, regulating service. Clean water and biochemistry come under the provisioning services. तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने 3 नहीं 4 व्यवस्थाओं में, 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा था। प्रोविजनिंग ठीक है, और रेगुलेटिंग हो जाएगा, ये भी सही, सपोर्टिंग भी, चौथा है कल्चरल, है ना, सांस्कृतिक, कल्चरल, ये होना चाहिए था। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
ना याद हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी, घटते क्रम में लगाना है, यानी ज़्यादा से कम में। मैनग्रूव, ग्रासलैंड, लेक, ओशन, बेहद आसान है ये, पता होगा आपको कि सबसे ज़्यादा तो मैनग्रूव होता है और वन सब में ही दिया हुआ है। सबसे कम जो होगा ना प्रोडक्टिव, ओशन होगा। ओशन भी 2 जगह है, यानी ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए आपके, इनमें पहचानना है। तो मैनग्रूव के बाद क्या आएगा, अब सवाल यहाँ आपको आता है। देखिए, तो सबसे पहले तो मैनग्रूव आ जाता है, उसके बाद ग्रासलैंड आता है, फिर लेक आता है, फिर ओशन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 398 बताना आपको, इनकरेक्ट इसमें से कौन सा होगा। सी एक्ट लाइक स्टोर हाउस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिकॉज इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एवरी डे, यानी समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। फाइटोप्लैंक्टन इज कंसीडर्ड टू बी द लास्ट लाइन ऑफ ओशियनिक इकोसिस्टम, यानी जो पादप प्लवक हैं उनको महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की अंतिम कड़ी मानते हैं। Phytoplankton make their food by consuming carbon dioxide from the atmosphere and these phytoplankton further eaten by zooplankton. Phytoplankton from the marine food chain by ingesting carbon, यानी पादप प्लवक जो है कार्बन ग्रहण करके समुद्री खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। तो बेहद आसान हो गया। देखिए लास्ट लिंक कैसे हो गया है मरीन इकोसिस्टम, लास्ट तो भाई व्हेल होगी, जो मरीन मैमल्स होंगे, बड़ा शी बर्ड होगा वही तो होगा ना। ये तो स्टार्टिंग कर रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन से, तो इकोसिस्टम की शुरुआत समुद्र में होती है ना, तो ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 399 क्या कह रहे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल फूड चेन। तो ये तो बेहद आसान है, बच्चे को पता होगी कि इसमें से फूड चेन क्या है। ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को फॉक्स खाएगी, फॉक्स को लॉयन खा लेगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। एनर्जी पिरामिड इज एक्सप्रेस्ड इन, जो ऊर्जा पिरामिड है उसको किस में व्यक्त करा जाता है। ऊर्जा पिरामिड को कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैलोरीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। जितने बताएं अच्छे से इसको याद करिए, और कल संडे है, कोशिश करिए 400 सवाल मैं बता चुका हूँ ना, इनका रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। प्लेलिस्ट बनी हुई है 1.25 स्पीड या 1.5 की स्पीड में करके पूरा एक बार रिकॉल कर लेना। और कल मैं कोशिश करता हूँ आपको एक टेस्ट दूँ मैं, ठीक है, और कोशिश करिए आप टेस्ट खुद लगाएं, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। SCS में टेस्ट आपको 64 टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, जो कि मात्र 800 में मिल जाएंगी, क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है अभी 30 अप्रैल तक, ज्ञान सर के बर्थडे ऑफर चल रहा है, आप उसको ले लीजिए। ठीक है, जो डिस्काउंट और होगा वो कर दिया जाएगा, नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके उसको तुरंत लीजिए, और टेस्ट सैटरडे संडे को ज़रूर लगाइए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।